नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 1 अप्रैल 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे डिटेल टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। आपके 70 बीपीएससी मेंस के रिगार्डिंग और 71 बीपीएससी का जो पीटी एग्जामिनेशन होगा, उन दोनों में ये आपको हेल्प करेगा। 70 बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, तो मैं कम से कम इतना सजेस्ट तो करूँगा आपको कि अप्रैल के फर्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट संडे तक का जो करंट अफेयर होगा, इसको आप ज़रूर अच्छे से करके जाएं, ताकि एग्ज़ाम में यहाँ तक अगर पूछा जाता है तो आपका कंप्लीट रहे। वो पेपर 15-20 दिन ही पहले बनता है मेंस का, क्योंकि उसमें सवाल कम होते हैं, उनकी संख्या कम होती है और बाद में भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक का करंट अफेयर पढ़ें, 6 महीने से लेकर के अप्रैल तक के फर्स्ट वीक का। 71 बीपीएससी के लिए कब तक का पढ़ें, 71 बीपीएससी के लिए कब से कब तक का पढ़ें, तो जनवरी से आप पढ़ना शुरू कीजिए। जनवरी से अगर सितंबर में एग्ज़ाम होता है तो सितंबर तक का, और अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो दिसंबर तक का आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम 1 ईयर का करंट अफेयर पीटी के लिए पढ़ना होता है और मेंस के लिए 6 मंथ का करंट अफेयर चाहिए होता है आपको। कल से निबंध को लेकर सेपरेट हम लोग ग्रुप शुरू कर रहे हैं। अगर आपको जुड़ना हो निबंध लेखन के लिए, वीक में 3 दिन उसमें होता है, तो आप जुड़ सकते हैं। अच्छा रहेगा, आप सीख जाएंगे, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं। देखिए आज का हेडलाइन, पहला हेडलाइन है ग्रेटर नोएडा में ये आग को लेकर है। दरअसल में अब गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, तो एसी कूलर ये सब अपने पीक पर चलेंगे। हीट वेव इसको क्या कहा जाता है कि भाई एनर्जी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कई बार घरों में बिजली के कारण से आग लग जाती थी। यही कूलर फैक्ट्री था यहाँ पर एक ग्रेटर नोएडा में ही, उसमें आग लग गई कल कूलर फैक्ट्री में, और उसके कारण से ये देखा गया। आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो उसमें ये जो है हेडलाइन ये है कि 2 अप्रैल से भारत पर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहा है, जो ट्रंप ने ऐलान किया था कि 2 अप्रैल से हम भारत पर में लगाएंगे। तो क्या इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है? देखिए बिल्कुल कंसर्न है कि हमारे बहुत सारे सामान जो हैं अमेरिका में अगर महंगे बिकते हैं तो उससे हमारा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है और भारत सरकार क्या करती है। आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा आईएमडी का जो वार्निंग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, भारतीय मौसम विभाग जो है, इसने एक अलार्मिंग सिचुएशन को जारी किया है कि इस बार अल नीनो के कारण से अल है यहाँ पर, अल से अकाल यानी कि गर्मी ज़्यादा होगी। तो अल नीनो के कारण से इस बार हीट वेव की संख्या में आपको दिख सकती है ज़्यादा। हीट वेव जो है वो अधिक चलेगी। मैंने पिछले दिनों एक सवाल भी दिया था, 71 बीपीएससी को लेकर जो ग्रुप है उसमें सवाल दिया था मैंने कि हीट वेव क्या है और किस प्रकार से भारत और अन्य भाग में दुनिया में बढ़ रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, उसके समाधानों को भी लिखिए। जिनका मेंस एग्जामिनेशन है अभी कृपया इन सब सवालों को विशेष रूप से तैयार करें, क्योंकि ये बिल्कुल हॉट टॉपिक होते हैं आजकल के समय में। क्या है ये कारण, तो आईएमडी के इस कारण को हम लोग पढ़ेंगे। हीट वेव क्या होता है ये आपसे पूछा गया था 69 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में, जहाँ पर स्टेटमेंट बना करके आपसे हीट वेव का डेफिनेशन पूछ लिया गया था कि हीट वेव का तात्पर्य ही क्या होता है। हीट वेव जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बंधुओं, लू चलना कहते हैं। दरअसल में भारत में सामान्य रूप से एक सप्ताह तक लू का कंडीशन बना हुआ रहता है। लू का मतलब बहुत तेज़ गर्म हवाएं चलती है, बहुत तेज़, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, घुटन महसूस होता है, उसमें बहुत तेज़ गर्म हवाएं होती हैं, उसको कहा जाता है लू बन रहा है ये। तो जो लू चलता है वो 10 से, इस बार जो आईएमडी ने बोला है कि मिनिमम 10 से 12 दिन चलेगा। जो अत्यधिक है, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक होगा ये, इतना ज़्यादा कि भाई मानव को सर्वाइव करने में दिक्कत आ जाए। आपको और हमको तो शायद दिक्कत ना हो, हमारे पास घर है, लेकिन जिनके सड़क पर रहना पड़ता है, जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनकी भी सोचिएगा ज़रा। जब भी आईएमडी 10 से 12 दिन कहती है तो ये आईएमडी के परिभाषा के अनुसार 10 से 12 दिन है, ये मिनिमम 15 से 20 दिनों का होता है। अगर हम लोग बिना परिभाषा के जाएंगे तो गर्मी जो आपको महसूस होगी वो एक्सट्रीम वेदर महसूस होगा। अप्रैल और मई के महीने में ऐसा बोला गया है। पिछले साल जब हमने पढ़ा था तो पिछले साल यही न्यूज़ था कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा पड़ेगा। इस साल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और अगली बार अगर आप ऑफिसर बन गए तो ठीक है। जो लोग अगली बार आएंगे तैयारी करने के लिए, उनको भी मैं पढ़ाऊँगा कि इस बार सबसे ज़्यादा हीट वेव होगा। अब ये साल दर साल बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। इसको ज़रा डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसके कारणों को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको जुड़ना हो तो ज़रूर ही बताइएगा, लिखेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। देखिए क्या है आज का पहला। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि इस गर्मी अप्रैल जून में देश में अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और लू हीट वेव देखने को मिलेंगे। ठीक है,
लू की अवधि ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव क्या होता है, कितना रहेगा, उससे पहले मैं आपको हीट वेव का डेफिनेशन बताता हूँ। और यही पूछा गया था। और कृपया करके अगर एग्ज़ाम में कहीं पर भी सवाल आता है तो कृपया करके सबसे पहले आप परिभाषा लिखें, क्या होता है हीट वेव, उसको लिखें। देखिए मैदानी भाग जो है जिसमें आप और हम अभी हैं उसको कहा जाता है मैदानी भाग, और एक होता है पहाड़ी भाग, पहाड़ी यानी कि हिली रीजन जो होता है उसको पहाड़ी भाग कहा जाता है। मैदानी भाग में गर्मी अधिक पड़ती है, गर्मी अधिक पड़ती है टोपोलॉजी कारण से, और यहाँ पर जो है गर्मी वो कम पड़ती है क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा होता है उनका और टेरेन अलग होता है, इस कारण से वहाँ पर गर्मी कम पड़ती है। तो मैदानी भाग में अगर सामान्य तौर पर 4 से 6 डिग्री तक का टेम्परेचर में डिफरेंस देखा जाता है। 4 से 6 डिग्री तक का, मैदानी हो या पहाड़ी हो, अगर उसमें टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो उसको हम आधार मान करके फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि हीट वेव अब आ सकता है। 4 डिग्री मिनिमम होता है, 6 डिग्री अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो एक्सट्रीम वेदर कहलाता है। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक उत्तर भारत में गर्मी जाती है, मिनिमम, एवरेज जाती ही है। लेकिन अगर 46 डिग्री तक चला जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो कि जाता है दिल्ली में 46 तक जाता है। इस बार बोला गया है कि 48 डिग्री सी तक आपको पटना हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, उसमें देखने को मिलेगा। IMD ने जो बोला है कि 48 डिग्री सी तक। तो हीट वेव कहा किसको जाता है, अगर मैदानी रीजन में, प्लेन एरिया में, मैदानी भाग में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सी से अधिक चला जाए, और अगर पहाड़ी एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री सी से ज़्यादा चला जाए तो इसको हीट वेव कहा जाता है IMD के अकॉर्डिंग। ध्यान रखिएगा 30 डिग्री पहाड़ी एरिया में, क्योंकि पहाड़ सामान्य तौर पर कम तापमान होता है, वहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर जाना वहाँ पर गर्मी का मौसम हो गया। वहाँ पर अगर 30 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है यानी कि एक्सट्रीम वेदर आपको देखने को मिलेगा पहाड़ी रीजन में। BPSC ने क्या किया था, इस तापमान को उलट करके स्टेटमेंट में डाल दिया था कि मैदानी भाग में 30 डिग्री सी को हीट वेव कहते हैं और पहाड़ी भाग में 40 डिग्री सी को हीट वेव कहा जाता है। ये BPSC ने स्टेटमेंट में डाल दिया था, दोनों कथन गलत थे उसके। तो ये डेफिनेशन पूछा गया था। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो वहाँ पर परिभाषा जरूर अंकित करें, आपको अधिक मार्क्स मिलेंगे। देखिए क्या बोला गया इसमें, अप्रैल में मौसम की बात की गई है इसमें, और ये सारे पेपर में आज हेडलाइन में बना हुआ है। सामान्य तौर पर इन दिनों में 4 से 7 दिनों तक रहती है, लेकिन इस बार 10 से 11 दिनों तक कम से कम हीट वेव की आपको स्थिति देखेगी। लेकिन इस बार यह लंबी अवधि तक रहने की संभावना है। अप्रैल में लू की संभावना सबसे अधिक है, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रहेगा। 10 अप्रैल से पूरे महीने तक पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का भी खतरा बना हुआ है। केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी सामान्य से अधिक बारिश और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है अभी। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिण मध्य प्रदेश में गर्मी की शुरुआत हो गई है और इसी में सबसे ज़्यादा लू देखने को हमें मिलेगा। अप्रैल में रात में भी सामान्य से अधिक गर्म रहेंगी और खासकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत में बोला गया है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर अधिक देखने को मिलेगा। मार्च में तापमान सामान्य या सामान्य से कम रहेगा, ये सब इन्होंने जारी किया है। लू के क्षेत्र उन्होंने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो गुजरात, उड़ीसा, विदर्भ के क्षेत्र में 3 से 5 दिनों तक लू चलेगा। मानसून और लालीना की स्थिति कारण इस साल मानसून के दौरान एल नीनो की संभावना नहीं है, और एल नीनो की संभावना इस बार मानसून के दौरान नहीं है, यानी कि मानसून भी सही रहेगा। ये सब चीज़ मैंने आपको बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्या इसी को केवल पढ़ेंगे हम, इसमें क्या काम का था भाई, तो केवल परिभाषा काम का था और कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा जो अभी मैंने पढ़ाया। क्या पूछा जाएगा जो आपको सोचना है, मैं तो ये पढ़ाऊंगा ही इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, क्योंकि ये नीति आयोग की प्लानिंग है और ये क्या है इसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा जो आपको सोचना है, जिनका मेंस है, कृपया करके बंधुओं, भाइयों, बहनों, सोचिएगा बैठ करके क्या कारण है हीट वेव के दिनों के बढ़ने के। कुछ नेचुरल कॉज होंगे, कुछ मैन मेड कॉज होंगे। कारण क्या है इसके, समाधान क्या कर सकते हैं हम लोग, समाधान ही आपसे पूछा जाएगा। ऑफिसर बन रहे समाधान निकालने के लिए, समस्या गिनाने के लिए समाधान आपसे पूछा जाएगा। इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा खुद से कि क्या कारण है हीट वेव के, क्यों बन रहे हैं हीट वेव अधिक, और दिन प्रतिदिन सामान्य तौर से तापमान क्यों बढ़ता जा रहा है, और इसका समाधान क्या निकाल सकते हैं आप। हीट वेव को रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हम, लॉन्ग टर्म हमें काम करना पड़ेगा। तो समाधान किस प्रकार से निकाला जा सकता है हीट वेव के दौरान बचने के लिए। क्या केवल स्कूल बंद करना समाधान होता है,
नहीं, तो बताइए समाधान जो होगा वो समाधान आप बताओगे कि मैं बताऊंगा? चलिए देखिए, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, अब ये क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत सरकार की प्लानिंग है। हीट वेव और उसके अप्रत्यक्ष कारक जो होते हैं, इनडायरेक्ट रीजन जो होते हैं, उससे फाइट करने के लिए इसको बनाया गया। या हीट वेव के जो इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में फ्रिज, एसी, कूलर, ठंडा करने वाली चीज़ों का उपयोग किया जाता है और उससे पर्यावरण को फिर नुकसान पहुंचता है और उस पर्यावरण को नुकसान के कारण हीट वेव फिर बढ़ता है। तो ये जो साइकिल बन रहा है हीट वेव का, जिसमें हम फंसते जा रहे हैं, इस साइकिल को तोड़ने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लाया गया था कि हीट वेव में साइकिल जो बन रहा है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी ज़्यादा पड़ने से इस तरह के ठंडा करने वाले चीज़ों को उपयोग बढ़ता है और इस तरह के इस प्रकार के वस्तु के उपयोग से क्या होता है तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भीषण नुकसान पहुंचता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से हीट वेव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो साइकिल है इसी को तोड़ने के लिए इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2019 में शुरू किया गया था। एक व्यापक रणनीति है लॉन्ग टर्म का, जिसका उद्देश्य देश में बढ़ती कूलिंग मांग को अस्थायी और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करना। कूलिंग की मांग जो देश भर में बढ़ रही है, इसको हम कैसे कम करें और किस प्रकार की रणनीति अपनाएं जिससे कूलिंग करने वाली जो चीज़ें उनकी मांग जो बढ़ रही है उससे फाइट किया जा सके। यह योजना 20 साल 2018 से 2038 तक के लिए, अब सोचिए जरा कितने वर्षों के लिए लागू किया गया है इसको। 20 वर्षों के लिए लागू किया गया है इसको, ध्यान में रखकर बनाई गई है। विभिन्न क्षेत्र जैसे भवन, कोल्ड चेन, परिवहन, रेफ्रिजरेशन में शीतलन की जरूरतों को संबोधित करती है। इसे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था कि देश में शीतलन के लिए जो चीज़ें बहुत ज़्यादा उपभोग होने लग गई हैं, इससे ऊर्जा संकट भी क्रिएट होता है। आपने सुना होगा लोड शेडिंग की समस्याएं देखी जाती है कि भाई बहुत ज़्यादा बिजली पर लोड बढ़ गया है तो कई बार शहरों की बत्तियां गुल हो जाती हैं। क्यों हो जाती है भाई? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। एक एसी का लोड सोचिए, और सोसाइटीज़ वगैरह में शहर में मैक्सिमम लोगों के घर में एसी होगा तो क्या स्थिति हो जाएगी, कहाँ से हम उतना ऊर्जा डिमांड को पूरा कर पाएंगे। मुख्य उद्देश्य क्या है इस योजना का? आपसे मान लीजिए जैसे पूछा जाता है कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान क्या है, इसके उद्देश्यों को बताएं, क्या इसमें हम हासिल करना चाहते हैं, तो वो देखिए क्या है। शीतलन की मांग में कमी करना, रिड्यूस कूलिंग डिमांड, कि हम कूलिंग के डिमांड को कम से कम कर सकें। इस पर आधारित एमसीक्यू भी है, इसी पीडीएफ के अंत में एमसीक्यू भी है। 2037-38 तक विभिन्न क्षेत्रों में शीतलन मांग को 20 से 25% तक कम करना है। ऊर्जा कुशल भवन डिजाइन, बेहतर इंसुलेशन, कूल रूफ्स, ऐसी छतें जो कम गर्मी को सोखें और बढ़ावा दें। इस प्रकार के घर बनाना जिसमें आपको पंखा और कूलर और एसी की आवश्यकता कम पड़े। क्यों पड़ती है एसी की आवश्यकता घरों में अधिक? क्योंकि वेंटिलेशन सही नहीं होता है। एक ये भी कारण है। क्या एसी की आवश्यकता तभी पड़ती है जब वेंटिलेशन सही नहीं होता? नहीं। 48 डिग्री टेम्परेचर जब दिल्ली में टच करेगा या 46 डिग्री टेम्परेचर टच करेगा तो कितना भी इको फ्रेंडली आप घर बना लें, कितना भी ज़्यादा आप हवादार घर बना लें, लेकिन आपको एसी और कूलर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है आप बीमार पड़ जाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक लिमिटेशन होता है किसी भी चीज़ में पर्यावरण अनुकूल बनाने की। हवा तो बाहर से ही आएगी, हम बहुत अनुकूल कर लेंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि इतना हाई टेम्परेचर में भी काम करे। तो ये भी एक समस्या देखी जा रही है। रेफ्रिजरेटर की मांग में कमी, 2037-38 तक रेफ्रिजरेटर की मांग को 25 से 30% तक कम करने के लिए हमने ये किया हुआ है। उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वाले रेफ्रिजरेशन को चरणबद्ध तरीके से हटाना और कम GWP वाले विकल्पों को अपनाना, यानी कि इस प्रकार के रेफ्रिजरेटर जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, उस प्रकार के रेफ्रिजरेटरों का हमें उपयोग करना है। ऊर्जा खपत में कमी करना, हमें ऊर्जा खपत में कमी करना है, क्योंकि ये जितने हम यूज़ करते हैं ये सारे बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो एसी हो, कूलर हो या फिर फ्रिज हो आपका। ये सब तकनीशियनों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ टेक्नीशियन 2022-23 तक स्किल इंडिया मिशन के तहत मिलकर 1 लाख सर्विसिंग सेक्टर तकनीशियों को प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करना है, जो किया गया है। इससे सर्विसिंग के दौरान रेफ्रिजरेटर लीकेज को कम करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने में आपको मदद मिलेगा। अस्थायी शीतलन तकनीकों को बढ़ावा देना, प्रमोट सस्टेनेबल कूलिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल तरीके से काम करें, ऊर्जा खपत कम हो, उनमें ऊर्जा खपत कम हो और पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचाएं। इस प्रकार के हम एसी या ठंडा करने वाले चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं। अदर की पॉइंट्स क्या क्या हैं? सभी के लिए शीतलन, कूलिंग फॉर ऑल। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय समूह के लिए आवास में शीतलन की व्यवस्था सुनिश्चित करना भी इसका ध्यान रखा गया है। किफ़ायती आवास परियोजना,
जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में थर्मल कंफर्ट रणनीतियों को लागू करने की बात भी की गई। थर्मल कंफर्ट क्या होता है कि इनको तापमान अगर बढ़े तो उससे भी सुरक्षित किया जा सके, इस प्रकार के घरों का निर्माण हो, और अगर तापमान कम हो तो उससे भी सुरक्षित किया जा सके। ऊंचे फ्लोर वाले आपने सोसाइटीज़ वगैरह देखे हैं जिसमें 25 फ्लोर 30 फ्लोर तक होते हैं, उसमें टॉप का फ्लोर होता है ना, टॉप का फ्लोर जो होता है, अब तो गांव घरों में भी ये चीज़ होने लग गया है। टॉप के फ्लोर में रूफ बनाते समय, छत बनाते समय, क्योंकि वो तो बहुत ऊपर है, डायरेक्ट छत में धूप लगेगी तो नीचे रहना असंभव हो जाएगा घुटन के कारण से। तो इस छत में एक लेयर डाल दिया जाता है जो इसको हमेशा ठंडा रखता है, और उतने ऊपर होने के बावजूद भी वो घर बिल्कुल ठंडा रहता है, और उसमें सन की डायरेक्ट रोशनी आती है फिर भी वो घर ठंडा रहता है, और उसका छत भी गर्म नहीं होता है। छत गर्म भी होता है तो वो गर्मी अंदर तक नहीं आती है। ये इसी लेयर के कारण से संभव हो पाता है। किसानों की आय दोगुनी करना, डबलिंग फार्मर्स इनकम भी इसमें रखा गया था। बेहतर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से खाद्य हानि को कम करने की बात इसमें की गई थी। पर्यावरणीय लाभ को भी ध्यान रखा गया था। रिसर्च और डेवलपमेंट और नीति नियामक ढांचे पर भी इसमें ध्यान रखा गया था। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान 2018 से 2038 तक के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में ऊर्जा खपत और शीतलन वाली चीज़ों की मांग को कम करने के लिए ये प्लानिंग किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या, ध्रुवा स्पेस करके है जिसने जापानी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। व्यू ऑफ ध्रुवा स्पेस जो है ये जापानी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। तो भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है तो इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ध्रुव स्पेस और जापानी फर्म के बीच में सहयोग स्थापित हुआ है। भारत में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां बहुत कम ही हैं, किसमें, तो स्पेस सेक्टर में। सहयोग की घोषणा, अनाउंसमेंट ऑफ कोलैबोरेशन। हैदराबाद स्थित ध्रुव स्पेस कहा जाता है, इंग्लिश में ध्रुवा कह देते हैं हम लोग। और जापान की कंपनी इन्फोसेटलर ने सोमवार को एक सहयोग की घोषणा की है। क्या पता प्रीलिम एग्जाम में इस प्रकार के घटिया फैक्ट आपसे पूछ ले, तो इसलिए याद रखिएगा इसको। इसका सहयोग उद्देश्य ध्रुव स्पेस के हैदराबाद में स्थित 3.8 मीटर S&X बैंड ग्राउंड स्टेशन एंटीना को इन्फोस्टेलर के स्टेलर स्टेशन प्लेटफॉर्म में एकीकृत करना है। यानी कि हैदराबाद में इस कंपनी ने अपना एक सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेट करने की एंटीना लगाया हुआ है। उसी एंटीने को जापान की जो कंपनी है वो यूज करेगी, किसके लिए, तो ग्राउंड पर डेटा इकट्ठा करने के लिए उसका उपयोग करेगी। अभी यहाँ पर एंटीना दिखाया था आपको, देखिए यही है वो एंटीना जो हैदराबाद में स्थित है, इस कंपनी का है। अब इसका उपयोग जापान के फर्म के द्वारा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एकीकरण से ध्रुवा स्पेस का वैश्विक ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क में विस्तार होगा। सैटेलाइट संचार में अंतर संचालियता यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है और वैश्विक ग्राहकों के लिए उन्नत सैटेलाइट ग्राउंड सेगमेंट सेवाएं प्रदान करना है। सैटेलाइट से ग्राउंड पर कम्युनिकेट करने के लिए एंटीना के माध्यम से अच्छे विकल्प उपलब्ध करवाना है। ये अच्छी कोशिश है कि भाई सर्विस दिया जाए इस तरह के भी, दुनिया का अलग अलग स्पेस एजेंसियों को, उसके माध्यम से पैसा कमाया जाए। इन्फोस्टेलर की योजना क्या है, तो ध्रुव स्पेस के एंटीना को अपने क्लाउड आधारित स्टेलर स्टेशन प्लेटफॉर्म पर शामिल करेगा, मतलब अपने लिए उस एंटीना का उपयोग करेगा वो और उसके बदले में पैसा पे करेगा। लाइसेंस की आवश्यकता, इस सहयोग के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इस फील्ड में अभी भी, इस सेक्टर में अभी भी केंद्र सरकार की लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू है कि प्राइवेट सेक्टर अगर स्पेस के सेक्टर में किसी से कोई सहयोग या सुझाव या फिर कोलैबोरेशन स्थापित कर रहा है तो उसको भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करना होता है, तभी जाके वो डेटा शेयर कर सकते। ध्रुव स्पेस की खासियत क्या है कि भारत की एकमात्र वाणिज्यिक कॉमर्शियल ग्राउंड स्टेशन समाधान प्रदाता कंपनी है। ग्राउंड स्टेशन पर आपको डेटा प्रदान करने के लिए इक्विपमेंट, एंटीना वगैरह मुहैया करवाने वाली एकमात्र कंपनी है ध्रुव स्पेस, इसका नाम है। ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ये क्या दिखाता है कि धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में भी भारत की प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, आना भी चाहिए, और भारत की छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां ही आ रही हैं। कभी आपने सुना है कि अडानी जी जो हैं वो बहुत बड़ा स्पेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट सोच रहे हो? नहीं, ज़्यादा हॉस्पिटल बना लेंगे, ग्रीन एनर्जी में थोड़ा सा पैसा लगा लेंगे, सोलर फार्म बना लेंगे। हमारे जो बड़े उद्योगपति हैं वो ज़्यादा दूर तक सोच ही नहीं पाते, वो बस यही सोचते हैं कि हॉटस्टार को खरीद लो, है ना, मोनोपोली स्थापित कर लो, जियो 5G लॉन्च कर लो। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे, वो दिखाता है कि हम अभी भी दूर का चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं हमने स्पेस इंटरनेट पर काम किया? क्या हमारे उद्योगपतियों के पास पैसा नहीं था क्या? एयरटेल ने वन वेब पर काम करना शुरू किया था, वन वेब इस पर काम करना शुरू किया था, एयरटेल का प्रोजेक्ट था ये, स्टारलिंक जैसा। रिलायंस ने भी काम करना शुरू किया था, लेकिन दोनों अंततः स्टारलिंक के साथ सहयोग स्थापित करने के लिए समझौता भी साइन कर लिया। पैसा होते हुए भी
एक नए दूर का दृष्टिकोण नहीं है हमारे पास में। इस कारण से हम बहुत सारे फील्ड में आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं। देखिए क्या है, वाई आर टेंशन हाई इन द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक जो रीजन है ये आने वाले विश्व में एक नया संघर्ष का क्षेत्र बनता जा रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि पहले यहाँ पर बर्फ़ हुआ करता था गुरु, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण से बर्फ़ सारे पिघल गए। ये पृथ्वी है, ये है आर्कटिक का रीजन। पहले यहाँ पर बर्फ़ हुआ करता था, इधर से कोई जा नहीं सकते थे, लेकिन अब बर्फ़ पिघल गया, तो अब यहाँ से नया समुद्री रास्ता बन रहा है और बर्फ़ के नीचे ढेर सारी दुनिया के अधिकांश जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड ऊर्जा संसाधन है या प्राकृतिक संसाधन है वो यहीं पर है, अनएक्सप्लोर है वो, उनको खोजा भी नहीं गया अभी तक, उनका उपयोग भी नहीं किया गया, अगर पता भी है तो उपयोग नहीं किया गया है। तो इसलिए संसाधन के दृष्टिकोण से, ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टिकोण से, लॉजिस्टिक के दृष्टिकोण से आने वाले समय में सबसे प्राइम एरिया होने वाला है आर्कटिक का रीजन। और यहाँ पर संघर्ष भी बढ़ रहा है, सबके स्टैक हैं, किसी एक देश का नहीं है और पूरी दुनिया का है, लेकिन आस पड़ोस के देशों ने मिलकर एक संगठन ही बनाया हुआ जिसको कहा था आर्कटिक काउंसिल। इस पर आधारित एमसीक्यू भी मैंने डाला हुआ है, जरा ध्यान से दिखा देता हूँ पहले एमसीक्यू को एक, उसके पश्चात हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या है कि आर्कटिक परिषद निम्न से कौन सा एक सदस्य देश शामिल नहीं है? कनाडा, स्वीडन, चीन और नॉर्वे। कौन शामिल नहीं आर्कटिक परिषद में? क्या भारत शामिल है आर्कटिक परिषद में? क्या भारत आर्कटिक परिषद से, आर्कटिक काउंसिल से किसी भी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है? हमें ऑब्जर्वर की दर्जा प्राप्त है इसमें। क्या इसमें चीन शामिल है? चीन शामिल नहीं है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के एमसीक्यू भी मैंने डाले हैं ताकि आप इसको अच्छे से कर सकें। देखिए क्या है, आर्कटिक वाले को डिटेल में हम लोग समझते हैं कि क्यों इसमें तनाव बढ़ रहा है, भारत के लिए क्या इसमें चीज़ें हैं। देखिए आर्कटिक परिषद के सदस्य कौन कौन हैं, तो 8 सदस्य देश शामिल हैं इसमें। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और अमेरिका, ये सभी आर्कटिक के आस पड़ोस के देश हैं, ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं। आर्कटिक का महत्व क्या है? आर्कटिक क्षेत्र बर्फ पिघलने से नए अवसर सामने आ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन, तेल, खनिज दोहन, मछली पकड़ना, नए समुद्री मार्ग, यानी कि प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर भरपूर मात्रा में है और अनएक्सप्लोर है अभी तक, वो उनको सही से उपयोग नहीं किया गया है, ढूंढा भी नहीं गया है और बहुत बड़ा एरिया है ये। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे आर्कटिक में संसाधनों तक पहुंच आसान हो रही है, लेकिन इससे क्षेत्रीय तनाव भी बढ़ रहा है। अब सारे चौधरी यहाँ पर अपना अपना कुदाल लेकर के पहुँच रहे कि ये हमारा खेत है तो हमारा खेत है। गांव घर से रिलेट कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन गांव घर वाला झगड़ा लड़ाई जैसा ही होता है, आप खुद ही समझ जाएंगे। मान लीजिए कोई एक सरकारी ज़मीन था जिस पर सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया, तो गांव के जितने बड़े लोग होते सब पहुंच जाते हैं कि भाई हम इसको घेर लेते तो हम घेर लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ सेम यहाँ पर हो रहा है। आर्कटिक में तनाव के कारण क्या है? संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। आर्कटिक में तेल और गैस के बड़े भंडार हैं। 2008 के USGS सर्वे के अनुसार 13% अज्ञात तेल, 30% अज्ञात प्राकृतिक गैस, इन संसाधनों को कब्जे के लिए देश के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। नए समुद्री मार्ग भी है, ये बर्फ पिघलने से नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्दर्न सी रूट जैसे नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्दर्न सी रूट क्यों चर्चा में रहते हैं? तो नए समुद्री मार्ग हैं जो अब खुल रहे हैं बर्फ के पिघलने के कारण से। सैन्य गतिविधियां, रूस ने आर्कटिक अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। नए सैन्य ठिकाने, पनडुब्बी, रडार सिस्टम सब कुछ पहले ही लगा चुका है वो, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया तो रूस के पास ही है। नाटो और वेस्टर्न रिस्पांस क्या है इस पर? तो नाटो देश जैसे नॉर्वे, डेनमार्क रूस की गतिविधियों का जवाब दे रहे हैं और वो भी इस क्षेत्र में अपने सेना को तैनात कर रहे हैं। कानूनी विवाद क्या है? संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून नियम संधि के अनुसार देश विशेष आर्थिक क्षेत्र का दावा करते हैं, लेकिन सीमा विवाद ने तनाव को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। मैं आपको तनाव बता रहा हूँ कि इस क्षेत्र में क्यों टेंशन बढ़ता जा रहा है। रूस की भूमिका सैन्य विस्तार, नॉर्दर्न सी रूट और संसाधन दोहन, तीनों पर वो काम करना चाहता है और नॉर्दर्न सी रूट को कब्जा करना चाहता है। इस रूस इस मार्ग को नियंत्रित करना चाहता है, जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के लिए बहुत ही छोटा सा रास्ता होगा। जैसे अगर जापान से आपको जाना है कहाँ पर, तो यूरोप जाना है, तो सबसे अच्छा रास्ता होगा आप ऊपर की तरफ आर्कटिक से होते हुए यूरोप पहुँच जाएँ, क्योंकि बाकी जो दूसरा रूट होगा वो बहुत ही लॉन्ग होगा। देखिए जापान है यहाँ पर और यूरोप है यहाँ पर, बीच में चीन और रूस का एरिया है। अभी जापान घूम के जाता है या फिर इधर हिंद महासागर होते हुए जाता है, अभी ऐसे डायरेक्ट जा सकता है। तो इस कारण से ये जो रूट है सबसे छोटा रूट होगा एशिया के कई सारे देशों के लिए यूरोप तक पहुंचने का, और इस कारण से यहाँ पर विवाद बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों की चिंताएं, नाटो की चिंता, नाटो देश को रूस की सैन्य गतिविधियों से खतरा महसूस हो रहा है। सुरक्षा और निगरानी की भी चिंताएं हैं। चीन की रुचि भी इसमें बढ़ती जा रही है। चीन भी आर्कटिक में रुचि ले रहा है, जिसे नियर आर्कटिक स्टेट के रूप में देखा जा रहा है, मतलब आर्कटिक के नज़दीक वाले स्टेट के रूप में देखा जा रहा है।
आर्कटिक परिषद की स्थिति क्या है? रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव के कारण आर्कटिक परिषद में सहयोग कम हो रहा है। 8 सदस्य में मैंने आपको ये भी दिखाया कि उसमें एक सदस्य कौन है, तो रूस भी एक सदस्य है आर्कटिक काउंसिल का। आर्कटिक काउंसिल का एक रूस भी सदस्य है और इसके कारण से तनाव बढ़ रहा है। रूस को अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, जितने छोटे छोटे यूरोपीय देश हैं उन्होंने अलग थलग करने की कोशिश की है। भविष्य की चुनौती क्या क्या है? सैन्य टकराव बन सकता है यहाँ पर। पर्यावरणीय प्रभाव, आप बहुत ज़्यादा उसका दोहन करोगे, वहाँ से और तेल गैस निकाले खपत करोगे तो उससे पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचेगा। कानूनी और क्षेत्रीय विवाद भी इससे बढ़ सकता है, इसको सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। भारत और आर्कटिक का क्या है? भारत की रुचि, भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक देश बना हुआ है, बहुत पहले बन गया था। भारत ने इस मामले में दूरदृष्टि दिखाई थी और आर्कटिक परिषद में बहुत पहले ऑब्जर्वर स्टेट का हमें दर्जा प्राप्त है और वैज्ञानिक अनुसंधान में भी हम सक्रिय हैं वहाँ पर। हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, भारत का नॉर्वे में हिमाद्री रिसर्च स्टेशन है जो आर्कटिक अनुसंधान में योगदान देता है। पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा, भारत आर्कटिक संसाधन पर्यावरण संरक्षण में भी रुचि रखता है और भारत ने यहाँ पर हिमाद्री में अपना पैनल भी बना के रखा हुआ है, अपना रिसर्च स्टेशन भी बना के रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है कि नीति आयोग टू ओपन पोर्टल ऑन स्टेट फाइनेंस। इसको लेकर आज ही नीति आयोग एक पोर्टल ओपन करने जा रहा है। नीति आयोग का पोर्टल ओपन होने जा रहा है, नीति आयोग से जुड़ा हुआ है, तो मेंस एग्जामिनेशन या प्रीलिम एग्जाम में पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। नीति आयोग राज्यों के वित्त पर एक नया पोर्टल शुरू कर रहा है राज्यों के वित्त को लेकर। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक राज्य के वित्तीय आंकड़े की तुलना अन्य राज्यों और राष्ट्रीय आंकड़ों से करना है, यानी कि प्रत्येक राज्य के फाइनेंशियल डेटा का दूसरे राज्य से या दूसरे अपने देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर अलग अलग स्टेट के साथ में हम हर राज्य के फाइनेंशियल डेटा का क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन के फलस्वरूप क्या होगा? हमें सही दिशा में एक कंपटीशन मिलेगा कि कौन से राज्य बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, कौन से राज्य खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे मैं जाता हूं, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप नहीं सोच पा रहे तो गलत है। इसको क्या कहा जा सकता है? प्रतिस्पर्धी संघवाद। क्या कहा जाता है? प्रतिस्पर्धी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद कह दिया जाता है। जो ऐसा संघ जिसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा करेंगे, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होता है। इससे क्या होता है? लाभ होता है, संघवाद की भावना मजबूत होती है। तो ये नीति आयोग का एक पहल है जिसको आप उपयोग कर सकते हैं। कृपया करके पॉलिटी में चीज़ों को जोड़िए, पढ़िए, समझिए, तब जाके आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, सही शब्दों का उपयोग कर पाएंगे। प्रतिस्पर्धी संघवाद जो होता है, जिसमें कंपटीशन वाले फेडरलिज्म की हम लोग बात करते हैं, उसका एक शानदार उदाहरण हो सकता है। डेटा कवरेज पोर्टल में 1990 से 91 से 2022-23 तक के 30 वर्षों के सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय मानदंडों पर डेटा शामिल होगा। पोर्टल में 4 मुख्य भाग होंगे: राज्य का रिपोर्ट, स्टेट रिपोर्ट, डेटा रिपोजिटरी होगा, राज्य वित्तीय और आर्थिक डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड कुछ नहीं है, कैसा होता है, इस पर अलग अलग बने रहते हैं। जैसे बीपीएससी की वेबसाइट पर जाओ तो उसके साइड में डैशबोर्ड रहता है, या होम रहता है, रिजल्ट रहता है, सिलेबस रहता है, एग्जाम कैलेंडर रहता है, रिजल्ट रहता है, ये सब बने रहते हैं। इसी को डैशबोर्ड कह दिया जाता है और कुछ नहीं। अनुसंधान और टिप्पणी, रिसर्च और कमेंट्री देखिए क्या है। राज्य रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 28 राज्यों के व्यापक और वित्तीय परिदृश्य पर सारांश प्रस्तुत करेगी, क्रक्स देगी और जनता के समक्ष होगा कि आपका राज्य कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेटा रिपोजिटरी या जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, वित्त और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों वर्गीकृत एक संपूर्ण डेटाबेस तक सीधी पहुंच देगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं? राज्य का वित्त कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा कैसा है, इन सभी चीज़ों पर होगा। डैशबोर्ड, इसमें प्रमुख आर्थिक चर के ग्राफिकल प्रतिनिधित्व भी मौजूद होंगे, मतलब उनको ग्राफिक्स के माध्यम से अच्छे से दिखाया भी जाएगा। अनुसंधान और टिप्पणी, इस खंड में राज्य वित्त और राजकोषीय नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तृत शोध शामिल होगा। यह पोर्टल व्यापक वित्तीय, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक रुझानों को समझने में मदद करेगा। यह आसानी से सुलभ डेटा उपयोगकर्ता का अनुकूल आपको प्रदान करेगा, जिससे सरकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि सरकारों का सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। मान लीजिए मास्टर साहब ने कल से क्या करना शुरू कर दिया, आपके स्कूल के मास्टर साहब ने, कि सबके मार्कशीट पब्लिकली अपलोड कर दिए। कहाँ पर? द पोर्टल पर। अब सबको सबके मार्कशीट दिख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? पहले तो घर में थुराई होगी अगर गंदे मार्क्स आएंगे तो, क्योंकि सबको दिख रहा है ना। उसी प्रकार की चीज़ है कि सारे राज्यों का सारा डेटा अब पब्लिक कर दिया जाएगा इस पर, और अच्छा होगा। वैसे भी पब्लिक में ही होता है, कोई सीक्रेट तो नहीं होता, डेटा सारे आते ही हैं हमारे पास। लेकिन कंपेयर करके आएंगे
तो हम ये समझ सकेंगे कि हमारी राज्य सरकारें कितनी जिम्मेदारी से काम कर रही हैं। राज्य सरकार से याद आया कि हो सकता है बिहार में इलेक्शन से पहले सरकार बदल जाए, नीतीश बाबू इस्तीफा दे के निकल लें। वैसे भी उनको चले जाना चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं प्रतीत होती। इतना बड़ा नेता किस कंडीशन में आ जाता है, स्वास्थ्य यही होता है, आप देख ही सकते हैं। तो उनकी मानसिक कंडीशन सही नहीं लग रही, शीघ्र अतिशीघ्र उनको छोड़ देना चाहिए, उनके लिए भी सही रहता है ये चीज़। तो हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो बिहार में, तो वो भी देखने को मिल सकता है। देखिए, इस पर आधारित मैंने आपको MCQ दे दिए हैं। कृपया करके इन MCQ को PDF मिलता है तो PDF को अगरबत्ती नहीं दिखाना है, MCQ उल्टा करके देख लिया कीजिए, सही रहेगा आपके लिए। इससे 25 करीब MCQ होंगे आज के सारे टॉपिक पर। देखिए क्या है, लू की संभावना सबसे अधिक किन राज्यों में है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। यहाँ पर एक सवाल देता हूँ, किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? भूल गए होंगे। कितने वर्षों के लिए लॉन्च किया गया है? 20 वर्षों के लिए। कब से कब तक? 2018 से 2038 तक। PT की तैयारी ऐसे ही होती है गुरु, एक एक करके फैक्ट बैठा के नहीं रटा जाता है। पूरे न्यूज़ को पढ़िए, देन उसमें से आप MCQ को निकाल करके अलग करके आप उसको पढ़िए। इस प्रकार से पढ़ा जाता है। आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आप SSC की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट बैठ के रटेंगे कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान कब आया है, तो 2018 में आया है और 20 वर्षों के लिए 2018 से 38 आया है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान है क्या, उसके पश्चात उसमें से आप PT के फैक्ट निकालेंगे। ये होगा कि आपका इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान मेंस और PT दोनों के परिप्रेक्ष्य से तैयार होगा। ये मैं कहने की कोशिश करता हूँ, जो आपको कोई नहीं बता रहा है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।